शांति अपने बेटे कुणाल के लिए बड़े समय से एक अच्छी सी लड़की की तलाश कर रही थी। आखिरकार शांति कुणाल के लिए एक नंदिनी नाम की लड़की, बड़ी ही सुंदर सुशील लड़की को चुन लेती है। बहुत ही धूम धड़ाके के साथ शांति कुणाल और नंदिनी की शादी करवाती है, जिसके बाद गृह प्रवेश करते हुए शांति अपनी बहू की आरती उतारते हुए बोलती है। नंदिनी बेटा, अपने ससुराल में अपने शुभ कदम रखो। बेटा, इस ससुराल को अपने मायके से भी कम मत समझना। जितना प्यार तुम्हें आज तक तुम्हारे मायके में नहीं मिला होगा, उससे ज्यादा प्यार दूंगी मैं तुम्हें। मैं तेरे जैसे हाथ पीले करके लेकर आई हूँ ना, वैसे ही तेरी जिंदगी मैं खुशियों से भर दूंगी। चल बेटा, अपने पैर से इस कलश को गिरा और गृह प्रवेश की रस्म को पूरा कर। अपनी सास के कहे अनुसार नंदिनी गृह प्रवेश की रस्म को पूरा करती है। कुछ दिन बाद सारे मेहमान घर से चले जाते हैं और नंदिनी अच्छे से घर की सारी जिम्मेदारियां बखूबी संभाल लेती है। एक दिन नंदिनी अपनी शादी में चढ़ाए हुए सभी गहनों को अपने हाथ में लिए शांति के पास जाती है और बोलती है। माँ जी, ये सारे गहने आप अपने पास रख लीजिए, मैं इनको संभाल नहीं पाऊंगी। पर क्यों बहू, तू अपनी अलमारी में रख और ताला लगा दे। गहनों में क्या रखा है माँ जी, आपका प्यार मेरे लिए सबसे जरूरी है। और वैसे भी आप तो मेरी माँ हैं और माँ से ज्यादा भरोसा किस पर किया जा सकता है। आप इन्हें अपने पास ही रख लीजिए, जब मुझे कभी जरूरत होगी तो मैं आपसे मांग कर पहन लिया करूँगी। जुग जुग जिए मेरी बहू, कितनी संस्कारी है। इतना कहकर शांति सारे गहने अपनी अलमारी में रख देती है। वक्त गुजरता चला जाता है। घर में किसी को भी इस बात की भनक नहीं थी कि शांति को नींद में चलने की आदत थी। ऐसे ही एक दिन शांति अपना रानी हार निकाल कर पहन रही होती है, तभी वहाँ पर नंदिनी आ जाती है और बोलती है। अरे माँ जी, ये कितना सुंदर रानी हार है। आज तक मैंने इतना सुंदर रानी हार कभी नहीं देखा। ये किसने दिया आपको? ये तेरे ससुर जी ने दिया था मुझे शादी की पहली सालगिरह पर। सच में बहुत ज्यादा सुंदर है। इसकी कीमत तो लाखों में होगी, लाखों में। इतना कहकर नंदिनी वहाँ से चली जाती है और शांति उस रानी हार को उठाकर वापस से अपनी अलमारी में रख देती है। रात में जब सभी लोग सो रहे होते हैं, तभी शांति नींद में उठकर अपनी अलमारी खोलती है और उस रानी हार को ले जाकर नंदिनी की अलमारी में बिना किसी शोर के रख देती है। अगले दिन जब नंदिनी सफाई कर रही होती है, तभी शांति शोर मचाते हुए बोलती है। हाय, मैं लुट गई, बर्बाद हो गई। मेरे घर से मेरा रानी हार चोरी हो गया है। कुणाल, कहाँ हो तुम दोनों? अरे जल्दी मेरे कमरे में आओ। देखो, कोई चोर दबे पांव अलमारी से मेरा रानी हार निकाल कर ले गया है। शांति की आवाज सुनकर कुणाल और नंदिनी जल्दी से उसके कमरे में जाते हैं और कुणाल बोलता है। माँ, कैसी बात कर रही हो आप? हमारे घर में अगर चोर आता तो पता तो चलता ना हमें, शोर वोर तो हो ही जाता। अच्छा चलो, शोर नहीं हुआ तो चोर आया कैसे ये बताओ मुझे, क्योंकि रात को सोने से पहले मैंने दरवाजे खिड़कियां सब कुछ चेक किया था, सब कुछ बंद था। और सुबह जब मैं खोलने गया उठ के तो भी सब कुछ ठीक था। तो फिर चोर कैसे आ सकता है? अरे बेटा, मुझे नहीं पता क्या कैसे हुआ, लेकिन ये देख, अलमारी से रानी हार गायब हो गया है। पता मैं क्या करूं, वो तेरे पिताजी की आखिरी निशानी थी। कुणाल और नंदिनी शांति को शांत करवाते हैं। ऐसे ही एक दो दिन बाद जब नंदिनी अपनी अलमारी में से कुछ निकाल रही होती है, तभी उसे वहाँ पर शांति का रानी हार मिल जाता है, जिसे लेकर वो शांति के पास जाती है और बोलती है। माँ जी, ये तो वही है ना, खोया हुआ रानी हार। पर ये मेरी अलमारी में कहाँ से आ गया? आज मैं अलमारी में से कुछ सामान निकाल रही थी तो देखा कि लॉकर खुला हुआ है, और जैसे ही मैंने लॉकर को खोला तो उसके अंदर ये रानी हार रखा हुआ था। मैंने तो ये हार आपसे कभी मांगा ही नहीं, फिर पता नहीं कैसे ये यहाँ आ गया। ये कैसे हो गया? चोर हार तेरी अलमारी में कैसे रख के गया? मुझे नहीं पता माँ जी, और मुझे तो कुछ समझ भी नहीं आ रहा। खैर छोड़ो, अच्छी बात है ये आपका रानी हार मिल गया। इतना कहकर नंदिनी वहाँ से चली जाती है, पर शांति के मन में नंदिनी को लेकर एक अलग ही विचारधारा उत्पन्न हो जाती है और वो खुद से कहती है। कहीं मेरी बहू तो चोर नहीं है? उस दिन तो ये अपने सारे गहने मुझे रखने के लिए दे गई थी। कहीं ऐसा तो नहीं है कि पहले ये मेरे मुंह पर अच्छा बनने का दिखावा कर रही हो और बाद में ये सारे गहने चुरा चुरा कर मेरे ऊपर ही नाम लगा दे कि सासू माँ ने मेरे सारे गहने बेच दिए। नहीं नहीं, ये मैं क्या सोच रही हूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा। चलो, पहले और आखिरी गलती समझकर भूल जाती हूँ, बाकी फिर कभी देखेंगे। जैसे तैसे करके शांति अपने अशांत मन को समझा लेती है। वक्त गुजरता चला जाता है, पर अभी तक घर में किसी को नहीं पता था कि शांति को नींद में चलने की आदत थी, जिसके चलते शांति हर दिन अपनी अलमारी में से
या फिर किसी कमरे में से कोई ना कोई सामान ले जाकर नंदिनी के कमरे में रख दिया करती थी। और कुछ दिन बाद जब सामान नंदिनी को मिलता है तो वो शांति को लौटा दिया करती थी। अब शांति को पूरा यकीन हो गया था कि उसकी बहू चोर है। ऐसे ही एक दिन जब शांति के द्वारा रखी गई एक नई बनारसी साड़ी नंदिनी उसे वापस ला कर देती है, तभी शांति गुस्से में चिल्लाते हुए बोलती है, मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ बहू, और अब मुझे तेरा सारा खेल भी समझ आ रहा है कि तू एक चोर है। मैं तो लुट गई, बर्बाद हो गई। अच्छी खासी समझदार बहू के चक्कर में एक चोर बहू को ले आई, जो दिन में मेरा सामान देखती है और रात में उसी सामान को चोरी कर लेती है और फिर उसे पहन लेती है, और जब इसका मन भर जाता है तो लाकर मुझे वापस दे देती है। माँ जी, आप कैसी बातें कर रही है? मैं अपने घर में चोरी क्यों करूँगी? भगवान का दिया हुआ सब कुछ है मेरे पास, तो मुझे चोरी करने की क्या जरूरत है? ये बात तो तुझे ही पता होगी। मुझे लगा था कि तू एक अच्छी बहू है जो घर की सारी जिम्मेदारी को समझती है, लेकिन अरे आज तो तू घर में चोरी कर रही है, कल को तो पड़ोसी के यहाँ भी चोरी करेगी। आज तक तू अच्छा होने का केवल ढोंग कर रही थी, आज पता चला कि तू चोर है। अरे एक बार होता है, 2 बार होता है, लेकिन बार बार हर चोरी की हुई चीज तेरे कमरे से ही क्यों मिलती है? अरे सीधी और सच बात तो यही है कि मेरी बहू चोर है, चोर। नंदिनी अपनी सास को समझाने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन शांति उसकी कोई बात नहीं सुनती और गुस्से में बड़बड़ाती हुई अपने कमरे में चली जाती है। नंदिनी ये सारी बात कुणाल को बताती है, जिस पर कुणाल बोलता है, नंदिनी तुम सही कह रही हो, कुछ तो बात है जो हमें पता नहीं है। और हमेशा यही क्यों हो रहा है कि माँ की चीजें गायब हो रही है, बाद में वही चीज तुम्हारे पास आ रही है। कुछ तो है जो हमें दिख नहीं रहा है, वो हमारी नजरों के सामने है। मुझे तो ऐसा लगता है ना, दाल में जरूर कुछ काला है, या फिर पूरी दाल ही काली है। हाँ कुणाल, दूध का दूध और पानी का पानी करने के लिए माँ जी जब आज अपने दोस्त के घर गई हुई थी तो सारी जगह पर कुछ हिडन कैमरे फिट करवा दिए थे। अब पता चल जाएगा कि आखिर ये सारी चोरियां कौन कर रहा है और कौन है जो हमारे रिश्तों के बीच में दरार डाल रहा है। ऐसे ही कुणाल और नंदिनी खाना खाकर सो जाते हैं और हर बार की तरह इस बार भी शांति नींद में उठती है और अपनी अलमारी खोलती है, जिसके बाद वो अपने लॉकर में से एक सोने की चेन निकालती है और चलती चलती कुणाल के कमरे में पहुंच जाती है और बड़ी ही सफाई के साथ अलमारी खोलते हुए सोने की चेन को नंदिनी की अलमारी में रख देती है और वहां से चली जाती है। शांति की ये सारी हरकतें कैमरे में कैप्चर हो जाती हैं और अगले दिन जैसे ही शांति शोर मचाती है तभी कुणाल और नंदिनी वहां पहुंचते हैं और बोलते हैं, माँ जी, मुझे पता चल गया कि चोर कौन है और कौन है जो आपकी अलमारी से चीजें निकाल कर मेरी अलमारी में रख रहा था। अरे और कौन, मुझे अच्छे से पता है कि मेरी बहू ही चोर है। जी नहीं, आपकी बहू चोर नहीं है माँ, चोर आप हो। अरे शर्म नहीं आती तुझे ये सब बोलते हुए? 9 महीने मैंने तुझे अपनी कोख में पाला है कुणाल, और तू अपनी माँ को ही ये सब कह रहा है। माँ जो सच है मैं वही कह रहा हूँ। अगर आपको यकीन नहीं होता है कि आप क्या क्या करती हो रात को, तो ये देखो। इतना कहकर कुणाल रात में शांति की नींद में चलने वाली वीडियो को उसे दिखाता है, जिसे देखकर साफ साफ पता चल जाता है कि शांति को नींद में चलने की बीमारी थी और वो सामान इधर से उधर ट्रांसफर करती रहती थी। ये वीडियो देखने के बाद शांति चुप हो जाती है। तभी नंदिनी उससे बोलती है, माँ जी, आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है और किसी भी तरीके की कोई गिल्ट फील करने की जरूरत नहीं है। अरे नींद में चलने की बीमारी तो किसी को भी हो सकती है, आप चिंता मत कीजिए। ये बात केवल हम तीनों में ही रहेगी कि आपको नींद में चलने की बीमारी है, जिसके चलते आपने अपनी ही बहू को चोर समझ लिया था। मुझे माफ कर दे बहू, मुझे खुद नहीं पता था कि मुझे ये बीमारी है। माँ आप चिंता क्यों करती हो? आप चिंता मत करना, ठीक है? हम कल ना डॉक्टर के पास चलेंगे और आपका इलाज करवाएंगे, जिससे ना आप ये दोबारा काम ना करो ऐसा, और ना ही गहनों को इधर उधर कर दो। शुक्र है भगवान का कि गहने ना नंदिनी के कमरे में ही मिलते थे। कहीं बाहर रख के आ जाती आप और कोई ले जाता तो आपकी बीमारी के बारे में हमें पता भी नहीं चलता और कितना बड़ा नुकसान भी हो जाता। कुणाल की बात सुनकर सभी मुस्कुराने लगते हैं, जिसके बाद कुणाल और नंदिनी मिलकर शांति का इलाज करवाते हैं और आखिरकार शांति को नींद में चलने की बीमारी से निजात मिल ही जाती है और कभी भी शांति फिर कभी भी अपने जीवन में अपनी बहू को कुछ नहीं कहती। संध्या ने अपनी बचपन की दोस्त राधा को वादा किया था कि वो उसकी बेटी की शादी अपने बेटे से करेगी, और आज 22 साल बाद संध्या वापस अपने गांव जा रही थी।
राधा की बेटी गोपी से मिलने। गाड़ी में बैठी संध्या यही सोच रही थी कि ना जाने गोपी कैसी दिखती होगी, और इसी बीच कुछ देर में वो अपने गांव राधा के घर पहुंचती है और गाड़ी से उतरकर राधा के छोटे से घर के आगे खड़ी होकर बोलती है, राधा, राधा घर पर हो? अरे कौन सुबह सुबह कुकुर के भांति बोले जा रहा है? कौन हो आप? और काहे हमारी माई के नाम को ऐसे जोर जोर से ले रही हो? कोई पैसा लिया है क्या हमारी माई ने आपसे? लगता है यही है गोपी। देखने में तो सुंदर है, लेकिन इसकी भाषा से लगता है कि ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं है। मैं राधा से मिलने आई हूँ, उसकी बचपन की सहेली हूँ। संध्या आंटी? हाँ संध्या। अरे प्रणाम आंटी, माफ करना, बहुत समय बाद आपको देखा इसलिए पहचान नहीं पाई। आइए आइए अंदर आइए। वो क्या है ना, माँ की तबीयत खराब रहती है तो बिस्तर से ज्यादा उठ नहीं पाती। अच्छा कोई नहीं, तुम मुझे उनके पास लेकर चलो। गोपी संध्या को राधा के पास छोड़कर खुद चाय बनाने चली जाती है। साथ ही राधा की तबीयत भी खराब होने के कारण वो बिस्तर पर पड़ी अपनी सहेली संध्या को देखती है तो बोलती है, अरे संध्या, आखिर तू आ ही गई। मुझे लगा था तूने मेरी अनपढ़ बेटी के बारे में सुनकर अपना वादा भी भुला दिया और हमारी दोस्ती भी। अरे नहीं नहीं राधा, तूने ऐसे कैसे सोच लिया? मैं तो यहाँ अपना वादा निभाने आई हूँ, गोपी को देखने आई हूँ। मेरा बेटा शिवम अब शादी के लायक हो गया है। शिवम बेटा भी आया है क्या? नहीं, उसके ऑफिस से उसको ऐसे ही छुट्टी नहीं मिलती। मैं देखने आई हूँ ना, और मेरा बेटा मेरे फैसले को कभी ठुकराता नहीं है। इतने में गोपी चाय लेकर आती है। राधा गोपी को सब कुछ बताती है कि उसने उसका रिश्ता अपने बचपन की सहेली के बेटे से जोड़ दिया है। ये सब जानकर गोपी अपने होने वाली सास के पैर छूकर आशीर्वाद लेती है और सारी बात करके संध्या वापस से शहर के लिए निकल जाती है और घर आकर वो अपने बेटे शिवम और बेटी रागिनी से कहती है, शिवम और रागिनी, जरा बाहर हॉल में आओ, मुझे तुम दोनों से बात करनी है। दोनों अपनी माँ की एक आवाज पर बाहर आते हैं, जिस पर शिवम कहता है, हाँ माँ बोलिए, आपको हमसे क्या बात करनी है? बेटा शिवम, मैंने तेरे लिए एक रिश्ता देखा है, लेकिन लड़की गांव की है और मुझे बहुत पसंद है। तो क्या तू अपनी माँ की पसंद को अपनाकर शादी करेगा? माँ, लड़की गांव की हो या शहर की, कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे पता है आप मुझे अच्छे से जानती हैं और मेरे लिए लाइफ पार्टनर आप मेरे हिसाब से ही चुनेंगी, इसीलिए मुझे कोई दिक्कत नहीं है। वाह भैया, आपने क्या जवाब दिया है, मैं तो इम्प्रेस हो गई। लेकिन एक बार मिल तो लो लड़की से, कहीं लूली लंगड़ी हुई तो। रागिनी, मजाक नहीं, और लड़की में कोई दोष नहीं है, एकदम गाय है गाय। ओहो, भैया को अब रोज चारा खिलाने उनको तबेले में ले जाना पड़ेगा। छोटी, तू सुधर जा। अपने परिवार की हामी सुनने के बाद वो चैन की सांस लेती है और 1 महीने बाद वो अपने बेटे और बेटी को लेकर गांव जाती है, जहां सिंपल तरीके से मंदिर में शादी करवाकर वो गोपी को अपनी बहू बनाकर घर लाती है। और जब गोपी अपने ससुराल में आ रही थी तो रागिनी अपनी नई नवेली भाभी से कहती है, गोपी भाभी, आपका हमारे घर में, उफ मतलब आपके घर में स्वागत है। कम इन कम इन। हाय हाय माँ जी, देखिए तो ननद जी को आपने तमीज नहीं सिखाई। अरे ये क्या बात होती है, अपनी नई नवेली भाभी को घर में आने से पहले ही कमीनी कमीनी बोल रही है। अरे नहीं बहू। 1 मिनट, तुमको कमीन का मतलब नहीं पता? इतनी भी पढ़ी लिखी नहीं हो तुम? पूरे 2 क्लास तक पढ़े हैं हम और अच्छे से जानते हैं कमीनी का मतलब गाली होता है, लेकिन हम में तमीज है कि ये चीज किसी को नहीं बोलते। माँ, क्या ये सच है? ये 2nd क्लास तक ही पढ़ी लिखी है। आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? अरे आपका बेटा PhD करके बैठा है, एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करता है और उसकी बीवी इतनी भी पढ़ी लिखी नहीं है कि लोगों से सही तरीके से बात करे। अरे गांव की लड़की मिली थी आपको तो कम से कम पढ़ी लिखी तो ढूंढते। शिवम इतना बोलकर गुस्से में अपने कमरे में चला जाता है। रागिनी भी अपने कमरे में निकल जाती है और गोपी ये सब देखकर उदास हो जाती है। तभी संध्या उसको गेस्ट रूम में ले जाकर बैठाते हुए कहती है, बहू देख, शिवम की बातों का बुरा मत मानियो, थोड़ा गुस्से वाला है वो। माँ जी, आपने अपना वादा निभाने के लिए मुझ जैसी अनपढ़ को अपनी बहू बनाया, अपने बेटे की जिंदगी बर्बाद कर दी। वो मुझे ऐसे कभी नहीं अपनाएंगे। नहीं बहू, ऐसी बात नहीं है, तुमको कभी अच्छा वातावरण नहीं मिला पढ़ने को, वरना तुम भी एक पढ़ी लिखी लड़की होती। माँ जी, तब नहीं मिला, लेकिन अब तो मिला है। क्या आप मुझे पढ़ाएंगी? आप भी तो पढ़ी लिखी हैं। थोड़ा समय लगेगा, लेकिन मैं सीख जाऊंगी।
और कम से कम शिवम जी के साथ खड़े होने लायक तो हो जाऊंगी। गोपी की बात सुनकर संध्या भी सहमत हो जाती है और अगले दिन से संध्या गोपी को पढ़ाना शुरू करती है। अपनी सास से सीख सीख कर गोपी उन शब्दों का प्रयोग अपने पति पर करती थी। ऐसे ही एक सुबह कमरे में शिवम के लिए वो चाय लेकर जाती है और उसको सोता देखकर बोलती है, सासू माँ की सिखाई अंग्रेजी इस्तेमाल करती हूँ। हस्बैंड जी प्लीज शट अप। ओह सॉरी वेक अप। योर टी इज रेडी। वेक अप वेक अप। अपनी ये बेकार इंग्लिश बंद करो और चाय रखकर जाओ। यू आर सो मीन। आई एम गोइंग। गोपी को अब बहुत मजा आने लगा था पढ़ाई करने में, क्योंकि संध्या उसको बड़े प्यार से समझाते हुए सिखाती थी। लेकिन एक दिन गोपी को पढ़ाने के समय संध्या को बाहर जाना था, तो वो रागिनी से कहती है, रागिनी, मुझे किसी जरूरी काम से जाना है। आज तू गोपी को पढ़ा दियो और हाँ, अच्छे से समझाइयो हर चीज। क्या माँ? संध्या रागिनी की बात को अनसुना करके निकल जाती है। कुछ देर में गोपी अपना कॉपी पेन लेकर आती है और बोलती है, सिस्टर इन लॉ शुरू करें? अरे वाह भाभी, लगता है आप बहुत कुछ सीख गई हैं माँ से। चलो फिर शुरू करते हैं। जब आप 4 लोगों में हो तब आपको खुद को इंट्रोड्यूस कैसे करना है वो बताती हूँ। रागिनी गोपी को खुद का परिचय कैसे देना होता है वो बताती है और गोपी को पढ़ाते हुए रागिनी को बहुत मजा आता है, क्योंकि गोपी जितने अच्छे से सीखती थी उतने अच्छे से पढ़ते हुए हंसी मजाक भी करती थी, ताकि पढ़ाने वाले और पढ़ने वाले को बोरियत महसूस न हो। ऐसे ही लगभग 1 महीना गुजर जाता है। शिवम अब भी गोपी से दूर दूर रहता था, लेकिन एक शाम वो ऑफिस से आकर बोलता है, इस संडे मेरे ऑफिस के दोस्त आ रहे हैं, तो प्लीज तैयारी कर लेना। और माँ, अपनी बहू को बोलना ज्यादा अपनी जुबान ना खोले, वरना मेरी बेइज्जती हो जाएगी कि इतने पढ़े लिखे लड़के की पत्नी अनपढ़ है। माँ जी से काहे बोल रहे हैं? टॉक टू मी। वो टॉक टू मी होता है, और सॉरी, मुझे तुमसे कोई टॉक नहीं करनी। इतना बोलकर शिवम चला जाता है और संडे का दिन आता है। शिवम के दोस्त घर आते हैं, 2 लड़के अरुण और गगन और एक लड़की शीना, और सारे आते ही बोलते हैं, अरे भाई, तेरे से तो रोज मिलते हैं, भाभी से मिलवा, हम तो आज खास उनसे मिलने आए हैं। हाँ, कहाँ है हमारे ऑफिस के सबसे होशियार इंसान की वाइफ? बेटा आप सब बैठो, वो आती ही होगी चाय नाश्ता लेकर। सभी लोग बैठ जाते हैं। इतने में रसोई से बाहर एक बहुत ही सुंदर और मॉडर्न साड़ी में तैयार होकर गोपी हाथों में शरबत लिए आती है और सबके सामने आकर कहती है, हेलो एवरीवन। भाई शिवम, यही है भाभी? यस, आई एम गोपी, शिवम्स वाइफ। हाउ आर यू ऑल? वी ऑल आर गुड, एंड बाय द वे यू आर सो ब्यूटीफुल। शिवम, यू आर सो लकी। सच में मुझे भी आज लग रहा है कि मैं कितना लकी हूँ जो मुझे गोपी मिली अपनी पत्नी के रूप में। अब आप सब तो जानते ही हैं भाई की पर्सनैलिटी कैसी है, तो हमने भाभी भी उनके लेवल की ढूंढी है। गोपी के लेवल के आगे तो मेरा लेवल कुछ नहीं है। शुक्रिया गोपी, तुम मेरी जिंदगी में आई उसके लिए। ये सुनकर गोपी शर्मा जाती है और वहाँ से चली जाती है। ये सब देखकर शीना कहती है, इंडियन वुमेन कितनी भी एजुकेटेड क्यों ना हो जाए, पति के तारीफ करने पर शर्मा कर वहाँ से भाग जाना कभी नहीं छोड़ेगी। इस बात पर सब हंसते हैं, लेकिन गोपी की तारीफ होती देखकर संध्या अपने मन में बोलती है, मेरी अनपढ़ बहू ने अपने पति के लिए ही पढ़ाई की, वो भी दिल लगा के, और आज उसको उसकी मेहनत का फल मिल रहा है कि सब उसकी तारीफ कर रहे हैं। और मैं भी चाहती थी गोपी पढ़े, लेकिन शिवम के लिए नहीं बल्कि अपने लिए। कुछ देर में गोपी सबको खाने की टेबल पर बैठाकर अपना बनाया खाना खिलाती है और सबके जाने के बाद शिवम भी अपने पहले के बर्ताव के लिए गोपी से माफी मांगता है। शिवम ने तो गोपी को अपना लिया था, लेकिन अब भी गोपी अपनी पढ़ाई नहीं छोड़ती और वो अपने ससुराल से ही शुरुआत करके आगे आने वाले सालों में घर को संभालते हुए अपनी पढ़ाई को जारी रखती है। अनुपमा छत पर अचार सुखा रही होती है। घर में सभी लोग अपना अपना काम करते हैं। तभी घर में एक रंगीला नाम का आदमी अपना बैग लेकर आता है और सबको आवाज लगाकर बोलता है, आइए आइए, मैं सबकी जिंदगी में रंग भरने आ गया हूँ। आइए और रंगीला का रंग उतार कर उससे गीला गीला कर दीजिए भाई भाभी। अनुपमा बहू, राज, सब कहाँ हो? जल्दी बाहर आओ। रंगीला की आवाज को सुनकर वहाँ अनुपमा, राज, शीला, सुखीलाल, अमर, राखी, रिचा सब आते हैं। रंगीला को देखकर सुखीलाल जाकर उसे गले से लगा लेता है और कहता है, अरे रंगीला, इतने दिनों बाद
यहाँ से तो कहकर गया था कि हफ्ते 10 दिन में वापस आ जाएगा, लेकिन एक बार मामा के घर क्या गया, तू तो अपने भाई को भूल ही गया। अरे भैया, रंगीला कहीं भी चला जाए, लेकिन रंगीला का रंग हमेशा यहीं आपके पास ही रहेगा। नमस्ते चाचा जी, आने में कोई परेशानी तो नहीं हुई ना आपको? परेशानी तो बहुत हुई। परेशानी हुई? कैसी परेशानी हुई कलरफुल बडी? हे माय पोती, परेशानी यही हुई कि सफर में सब आंटी ही मिली, कोई मिली ही नहीं जिससे मैं अपने दिल का हाल बयां कर सकूं। मुझसे पूछो मेरा सफर मेरे हमसफर के बिना कैसा कट रहा है। हाँ देवर जी, पूछने की क्या जरूरत है इसमें। आपको तो हर दूसरी लड़की पसंद आ जात है और पसंद आने के बाद आप उसे बहन बना लेते हो। ऐसे जिंदगी का सफर तो का ट्रेन का सफर भी ना कटे। भाभी, चाहा तो मैंने भी कि कोई हो जो मुझे समझे, लेकिन फिर भैया की शक्ल आ जाती है सामने कि समझना तो भैया को ही पड़ा। बस यही सोच सोच कर बहनें ज्यादा बना ली। देवर जी, आप यहाँ बस इसलिए ही आत हो ना कि हमरा मजाक बनाओ और अपन भैया को तंग कर सको कि उन्हें कैसी बीवी मिल गई। लेकिन हम भी बता देते हैं, बीवी ही अंतिम यात्रा तक साथ रहते हैं। भाभी जी, आप बातों बातों में असली बात तो कहना ही भूल जाती हो। नहीं तो हम कुछ नहीं भूली, सब सही ही कहा है हमने। भाभी जी, पति की अंतिम यात्रा में बीवी भले ही साथ रहती है, लेकिन अंतिम यात्रा तक पति को बीवी ही तो पहुंचाती है ना। अरे भाई, मैं इतने दिनों बाद आया हूँ, कोई कुछ खिलाएगा भी या नहीं? अनुपमा बेटा, मैंने मामा के घर तेरे हाथ के बने लिट्टी चोखों को बहुत याद किया। आज क्या अपने चाचा ससुर को नहीं खिलाएगी? काहे नहीं चाचा जी, अरे आपके बिना तो ये घर सुना था। हम सब ने आपको बहुत याद किया। कलरफुल बडी, आप ये बताओ कि आप मेरे लिए क्या लेकर आए हो? बस जो कोई भी आ जाए, राखी तो उसे यही पूछती है कि उसके लिए क्या लाए हैं। हाँ, तो अब मैं इन सब लोगों से ना बोलूं तो क्या बाहर वालों से बोलूं या तेरी रिची रिच को बोलूं? देख राखी, तू बिना बात के रीचा को बीच में मत ला। वो कुछ कह नहीं रही है तो रहने देना, वरना अगर उसने कुछ बोल दिया तो सब बिना बात के उस पर चढ़ने लग जाओगे। अगर सुनना नहीं है ना तो बोल भी मत। मम्मी देख लो अमर को, कल की आई रिचा के लिए हमसे बहस कर रहा है, मुझे सुना रहा है। अगर रीचा को कुछ बोलोगी ना तो मैं बोलूंगा। अमर प्लीज, राखी सौतेली ही सही लेकिन तुम्हारी बहन है, तुम मेरे लिए अपनी बहन से ऐसे बात मत करो। और राखी, तुम प्लीज अमर को ज्यादा परेशान मत करो, तुमसे बड़ा है अमर। अरे भाई, कोई मुझे भी बताएगा कि यहाँ क्या हो रहा है। मानता हूँ कि मुझे खिचड़ी पसंद नहीं, लेकिन जो खिचड़ी पक रही है उसकी खुशबू तो बहुत ही अच्छी आ रही है। अमर ने इस नचड़ी से शादी कर ली है, वो भी बिना हम सबको बताए और ना ही किसी से पूछा। ये जो इसकी वाइफ है ना, इसका तो हाल ही बुरा है। आपको नहीं पता, लेकिन ये घर में किसी को नहीं पसंद है। ओए होए अमर, अब तो तू भी मेरा भाई की गैंग में शामिल हो गया। लड़ाई झगड़ा तो होता रहेगा। ये बता, शादी के बाद जिंदगी कैसी कट रही है या तेरा कट गया? क्या देवर जी, यहाँ इतनी सीरियस बात चलत है और आप इसमें भी मजाक करत हो। हम तो समझा समझा के थक गए अमर को, अब आप ही कुछ समझा दो, कुछ अकल आ जाए इस लड़के को। अरे भाभी, सीरियस होकर मुझे तो हॉस्पिटल नहीं जाना है। अगर आपको शौक है तो जाइए, और वैसे भी आपका गुस्सा तो हम सबने देखा ही है। अमर, तू यहाँ, तेरी शादी हो गई है, इतनी बातें करनी है। रंगीला के आने से मानो घर में खुशियों के रंग ही आ गए हों, क्योंकि रंगीला का स्वभाव था ही ऐसा कि गंभीर से गंभीर परिस्थितियों में भी वो सबको हंसा देता। अनुपमा रंगीला और सबके लिए मन पसंद खाना बनाती है और सब साथ में खाना खाने के लिए बैठते हैं। तभी ऋचा अमर से कहती है, अमर, तुम बोल रहे थे ना तुम्हारा सबके साथ बैठकर खाने का मन नहीं करता है, तो कोई बात नहीं, बस तुम्हारे कहने पर ही आज मैं तुम्हारे साथ खाना खाऊंगी, ठीक है? अब तो मम्मी, आप मेरा और रीचा का खाना ना हमारे कमरे में भिजवा देना, हम दोनों वही खाएंगे। वैसे अमर, आज रंगीला चाचा जी आए हैं, तो आज अगर तुम सबके साथ खाना खाते तो उन्हें अच्छा लगता। रिचा बेटा, कोई बात नहीं, खाना ही तो खाना है। वो अमर यहाँ खाए या अपने कमरे में खाए, क्या फर्क पड़ता है? हमें तो फर्क तब पड़ता है जब यही बात अमर अपने मुंह से बोलता। तुमने बोला तो हम ये सोच लेंगे कि अमर बस अपनी पत्नी की बात मानकर चला गया, लेकिन उसका मन नहीं था। चाचा जी, ये आप क्या कह रहे हैं? अमर मेरे कहने से थोड़ी कमरे में खाना खाएगा, वो तो अमर का मन था, लेकिन वो आप सबकी वजह से बोल नहीं रहा था, तो बस मैंने अमर के लिए ही बोला है सबको। सेम टू सेम बेटा जी, हम भी तो वही कह रहे हैं। जैसे अमर बेटा ने हम सबके बारे में सोचकर कुछ नहीं बोला, वैसे ही हम भी ये सोच लेंगे अमर का मन नहीं था, बल्कि ये तुम्हारा प्लान था। ये रंगीला चाचा के पास ऐसा कौन सा रंग है जो इन्होंने मेरे मन की बात बिल्कुल सही तरीके से समझी?
नहीं, अगर मैं इन्हें लेकर जाऊंगी तो सबको मैं ही बुरी लगूंगी। मुझे इन्हें इन्हीं के लोगों से दुख देना है। ठीक है बच्चों, जाओ तुम दोनों अपने कमरे में, हम वहीं पर तुम दोनों का खाना लेकर आते हैं। नहीं सौतेली सासू माँ, अब रंगीला चाचा जी आए हैं, तब तो मुझे उनके साथ ही खाना खाना है। और अमर, अगर तुम मुझसे प्यार करते हो तो आज तुम भी हमारे साथ ही खाना खाओगे। सब लोग साथ में खाना खाने लगते हैं। खाना खाने के बाद जब अनुपमा घर का काम कर रही थी, तभी ऋचा रसोई में जाती है और अनुपमा को टोकते हुए कहती है, मेरी सौतेली सासू माँ, अब तो आपकी नई बहू आई है। आपने अपनी नई बहू को कोई तोहफा नहीं दिया, या फिर आपकी बहू सगी नहीं बल्कि सौतेली है, इसलिए आप कोई तोहफा देना नहीं चाहती हो उसे। अपने कमरे का रास्ता भूलकर रसोई में आने की वो जरूरी बात हम जान सकते हैं? आप मुझसे सवाल पूछने वाली होती कौन हो? आप जिस तरह से इस घर की बहू बनकर आई थी, ठीक उसी तरह से मैं भी इस घर की बहू बनकर आई हूँ, तो प्लीज आप अपनी पूछताछ मत ही करो। ठीक है। अच्छा मेरी सौतेली सासू माँ, जरा आप एक कॉफी और पास्ता बना दो, मेरे कमरे में भिजवा देना। खाना तो इतना ज्यादा ऑयली था, खाया भी नहीं गया मुझसे। पता नहीं कैसे आप लोग वो खाना खा लेते हो। अभी तुमने कहा कि पूछताछ ना ही कर सकत, हम सौतेली हैं, और भी ना जाने का बोला तुमने हमको। तो अब तुम किस हक से हमसे काम करवाने आई हो? आप भूलो मत कि आपकी इस घर में बस इतनी ही हैसियत है कि आप लोगों की जरूरतों का ध्यान रखो और आपकी जगह रसोई, उसमें पड़े रहो। उससे ज्यादा इस घर में आपकी कोई वैल्यू नहीं है। ऋचा अनुपमा को काफी सुना रही थी, तभी वहाँ अमर और रंगीला आ जाते हैं। ये सब देखकर अमर कहता है, मम्मी आप क्यों बार बार मेरी पत्नी को परेशान करती रहती हो? जो आपका काम है वो आप करो ना। आपकी तो आदत बन चुकी है दूसरों के काम में टांग अड़ाने की। हमने कुछ नहीं किया। मम्मी प्लीज, मैं देख रहा हूँ जब से मैं शादी करके आऊँ ना, आपको कुछ ज्यादा ही प्रॉब्लम हो रही है। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, आपको चाहे कितनी भी प्रॉब्लम हो जाए, लेकिन उससे मेरी वाइफ को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अमर रहने दो, अब आप कितना सुनाओगे अपनी सौतेली माँ को? अब तक तो इन्हें भी समझ आ गया होगा, छोड़ो अब। अरे बस भी करो। और अमर, वैसे तू तो बड़ा माचो मैन बनता था, पत्नी के आने के बाद तुम भी कुत्ते बनकर रह गए हो। अनुपमा तुम काम करो, छोड़ो ये सब बातें। रंगीला सबको शांत करवा देता है और सब अपने अपने काम में लग जाते हैं। लेकिन ऋचा के आने के बाद घर का बदलाव तो अलग बात है, लेकिन अमर का बदलाव घर के लोगों को हजम नहीं हो रहा था। पूजा अनुराधा को सुनाते हुए बोलती है, यार तुझे कितनी बार बोला है कि लेट मत किया कर, लेकिन तुझे लेट करवाए बिना चैन नहीं मिलता। और अब देख, आज फिर से तूने लेट करवा ही दिया ना। तुझे क्या मजा आता है क्या लेट करवाने में? यार क्यों मेरा सर खा रही है? तू मेरा सर खाएगी फिर मुझे दवाई खाने की जरूरत पड़ेगी। दवाई नहीं, चॉकलेट हो गई है ना, जो बड़े मजे से बोल रही है कि मुझे दवाई खानी पड़ेगी। अरे जरा तो खुद के बारे में सोच लिया कर। दवाई पर ही जिंदा रहना है क्या तुझे जिंदगी भर? सच में तेरी बातों से ना मेरे सर में दर्द ही हो गया है। मैं तैयार तो हो ही गई हूँ, बस 5 मिनट रुक जा, मैं सर दर्द की दवाई खाकर आती हूँ, फिर चलते हैं कॉलेज। भगवान इसकी दवाई का पत्ता किसी दिन ऐसी जगह फेंको कि भले ही इसका सर दर्द होता रहे, लेकिन इसको दवाई ना मिले। बात बात पर दवाई खाने की आदत हो गई है इसे तो। अरे मेरे सर में दर्द हो रहा है तभी तो दवाई खा रही हूँ ना, बिना किसी परेशानी के क्यों ही लेगा कोई दवाई। और तेरी बकवास सुन के ना सच में अच्छे खासे इंसान के सर में दर्द हो जाए। हाँ, ये भी तो मेरी ही गलती है ना, जो तेरे बोलने पर मैं ही रोज सुबह तेरे घर आ जाती हूँ ताकि हम साथ में कॉलेज जाएं। इससे तो अच्छा ही होता कि तू खुद अकेले जाए, तब सर में दर्द नहीं होगा तेरे, है ना? अब बकवास किए जा रही है, तब तुझे कॉलेज जाने के लिए लेट नहीं हो रहा था? अनुराधा दवाई खा लेती है और फिर दोनों सहेली बातें करते करते कॉलेज चली जाती हैं। अनुराधा की ये आदत सच में बहुत ही ज्यादा बुरी थी। उसे छोटी छोटी दिक्कत परेशानी के लिए दवाई लेने की जरूरत पड़ती थी और अनुराधा बिना किसी डॉक्टर से पूछे ही दवाई लेती रहती थी। ऐसे ही एक दिन अनुराधा अपनी माँ आरती के साथ बाजार से आ रही थी। तभी रास्ते में बारिश से बचने के लिए वो खड़े हो जाते हैं। दोनों हल्के हल्के भीग भी जाते हैं। तभी अनुराधा को जोर जोर से छींके आने लगती है। अनुराधा को छींकते हुए देखकर उसकी माँ आरती बोलती है, अरे इतनी तो तू बारिश में भीगी भी नहीं है जितनी तुझे छींके आने लगी। तू तो सच में छुई मुई नाजुक सी है। बारिश की बूंद पड़ी नहीं और तेरी तबीयत खराब होने लगी ना। माँ तबीयत खराब होती है तो मैं उसके लिए दवाई भी तो अपने साथ लेकर ही घूमती हूँ ना। रुको मैं पहले दवाई खा लेती हूँ फिर आपसे बात करती हूँ। तू बाजार से सब्जी लेते टाइम भी क्या अपने साथ दवाई लेकर आई है?
माँ आप ये क्या बोल रही हो? हम तो बस बाजार ही आए हैं, तो मैं बाजार में अपनी दवाई नहीं ला सकती हूँ? मैं तो कहीं भी जाती हूँ ना, वहाँ भी अपनी दवाई लेकर चली जाती हूँ। इसमें कौन सी बड़ी बात है? तेरे लिए बड़ी बात नहीं है, लेकिन मुझसे पूछना अपनी बेटी को छोटी छोटी परेशानी के लिए दवाई पर निर्भर देखकर क्या मुझे अच्छा लगता है? दे इधर मुझे ये दवाई। माँ मुझे दवाई दे दो, मेरा जुकाम अभी और बढ़ जाएगा। धीरे धीरे जुकाम बुखार बन जाएगा। फिर आप पट्टी बदलती रहना मेरे सर की, ठीक है ना? हाँ, पट्टी ही बदलवा तू, ये नहीं कि कुछ ताकत वाली चीजें खाऊं जो तेरे शरीर को भी फायदा करेंगी। तुझे यहाँ वहाँ कहीं का भी सड़ा गला खाना खा लेना है और फिर उस पर ये दवाई खानी है। बारिश हल्की हो गई है माँ, अब चलो जल्दी से घर चलो। मैं घर जाने के बाद एक बुखार की भी दवाई खा लूंगी, ताकि अगर बुखार हो भी रहा हो ना तो भी ना हो। तुझे दवाई में कुछ अच्छा स्वाद आता है क्या, जो इतनी ज्यादा दवाई खाती है? अरे एक दिन में डॉक्टर जितनी दवाई नहीं देता होगा, उससे ज्यादा तो तू अकेले ही खा जाती होगी। माँ आप गलत ही सोचती हो। मैं तो यही कहूँगी कि अगर आपको जरा भी शरीर में दिक्कत हो रही है ना, तो तुरंत दवाई ले लो। जरा सा जुकाम कब बड़ा बन जाएगा, किसी को कुछ थोड़ी पता है। अच्छा, लेकिन अगर तुझे अपना जुकाम ही ठीक करना था तो रात में सोने से पहले हल्दी वाला दूध पी लेती, खुद ब खुद ठीक हो जाता जुकाम। आरती बोल तो रही थी, लेकिन अनुराधा अपनी माँ की बातों को ज्यादा अहमियत नहीं देती और जुकाम की दवाई खा ही लेती है। कुछ देर बाद दोनों माँ बेटी घर आ जाते हैं। अनुराधा की बात बात पर दवाई खाने वाली आदत से तो हर कोई वाकिफ था। ऐसे ही कई दिनों तक चलता रहता है। कुछ दिनों बाद अनुराधा घर पर अकेली होती है। तभी उसकी पड़ोसन विमला आकर उससे कहने लगती है, अरे अनुराधा, तेरी माँ कहाँ है? मुझे उससे कुछ काम था, कहीं बाहर गई है क्या वो? मम्मी तो अभी घर पर नहीं है। बताओ आंटी, कुछ चाहिए तो? वो मेरे घर पर मेहमान आए हुए हैं ना, तो मैं सोच रही थी कि अगर तेरी माँ होती घर पर तो मैं अपने घर ले जाती। वो क्या है ना, थोड़ी मदद भी हो जाती, लेकिन अब तो वो घर पर ही नहीं है। आंटी जी, आपको मैं दिख नहीं रही हूँ क्या? चलो मैं आपकी मदद करवा देती हूँ। अनुराधा विमला के साथ उसके घर चली जाती है। अनुराधा सब्जी बनाने के लिए सब्जी काट रही थी, लेकिन तभी उसका हाथ कट जाता है। अनुराधा का हाथ कट गया था। विमला जल्दी से पानी में उसका हाथ डालती है और एक कपड़े से पोंछने लगती है। अनुराधा विमला को रोकते हुए कहती है, आंटी जी, आप मेरे लिए एक गिलास में साफ पानी लेकर आना। बेटा, पहले ये खून जो बह रहा है इस पर पट्टी लगा दूं, फिर लाती हूँ तेरे लिए पानी। अरे नहीं आंटी, रहने दो, मेरे पास दवाई है, मैं दवाई खा लूंगी और बैंडेज भी लगा लूंगी, खुद ठीक हो जाएगा। आप बस पानी दे दो, दवाई है मेरे पास। बेटा, दवाई क्यों खानी है? मैं अभी तेरी चोट पर हल्दी लगा देती हूँ, देखियो कैसे ठीक हो जाएगी। दवाई खाकर क्यों अपना मुंह का स्वाद खराब करना चाहती है? बिना दवाई के ही जब ठीक हो जाएगी चोट। नहीं आंटी जी, मेरा बिना दवाई खाए नहीं चलता, आप बस पानी दे दो। पता नहीं क्या अजीब लड़की है, लोग दवाई खाने से भागते हैं और ये दवाई से ऐसे खा रही है जैसे खाना खाने के बाद लोग चूरन खाते हैं। अनुराधा, जा तू अपने घर जाकर ही दवाई खा, मुझसे दवाई की बदबू नहीं बर्दाश्त होती। विमला अनुराधा को घर से जाने के लिए बोल देती है। अनुराधा वहाँ से वापस अपने घर चली जाती है। अनुराधा की बात बात पर दवाई खाने की इस आदत से हर कोई परेशान था, लेकिन अनुराधा किसी की बात को सुनना जरूरी ही नहीं समझती थी। ऐसे ही धीरे धीरे दिन निकल रहे थे। ऐसे ही एक दिन अनुराधा ज्यादा दवाई खाने की वजह से उसे उल्टियां आने लगती है और बार बार अनुराधा को उल्टी करते देखकर आरती अनुराधा के पास जाती है और बोलती है, देख रही है तू बिना बात के दवाई खाने का नतीजा, आज इतनी ज्यादा तेरी हालत खराब हो गई है। माँ, ये तो इसलिए हो रहा है क्योंकि मैंने बाहर का कुछ ऊट पटांग खा लिया होगा। अभी मैं दवाई खा लूंगी तो तुरंत ठीक हो जाऊंगी। एक बार थोड़ी उल्टी तो बंद हो। कभी अपनी दवाई को दोष मत दियो, तू हर वक्त तो दवाई खा रही है, इसलिए इतनी तबीयत खराब हो गई है। रुक, मैं तेरे लिए नींबू पानी बना कर लाती हूँ, तुझे अच्छा महसूस होगा। आरती अनुराधा के लिए नींबू पानी लेने जा ही रही थी और कुछ देर बाद आरती नींबू पानी लेकर आती है तो देखती है कि अनुराधा चक्कर खाकर जमीन पर गिरी हुई थी। ये देखकर आरती जल्दी से अनुराधा को डॉक्टर के पास लेकर जाती है। डॉक्टर अनुराधा का चेकअप करते हैं और चेकअप करने के बाद अनुराधा को ग्लूकोज चढ़ाते हैं। काफी देर बाद जब अनुराधा को होश आता है तो डॉक्टर अनुराधा और आरती को बताते हुए कहते हैं, देखिए, बिना डॉक्टर के रिकमेंडेशन के दवाई खाने से इनके शरीर में काफी प्रॉब्लम्स हो गई हैं।
प्रॉब्लम हो गई है? क्या प्रॉब्लम हो गई है डॉक्टर साहब? इन्हें खाने को डाइजेस्ट करने में प्रॉब्लम आ सकती है, जिससे पेट फूलता है। और आप इन्हें तरल पदार्थ ही खिलाएं और ज्यादा ध्यान दें कि ये कोई भी दवाई ना खाएं बिना डॉक्टर की सलाह के। डॉक्टर की बात सुनने के बाद अनुराधा को अपनी गलती का एहसास होता है और वो बात बात पर दवाई खाना छोड़ देती है, क्योंकि अब जरा सी भी दवाई खाना उसके लिए बेहद नुकसानदेह हो सकता था। मीना की शादी उमेश नाम के लड़के से हो जाती है। मीना भगवान की बहुत पूजा पाठ करती थी, लेकिन शादी के बाद बहुत समय बीत जाने के बाद भी मीना की कोई संतान नहीं होती और वो इस बात से बहुत दुखी रहने लगी थी। मीना की खुद की संतान न होने की वजह से दूसरों के बच्चे देखकर वो बहुत जलती थी। ऐसे ही समय बीतता है। एक दिन उसकी सास सरला उसके पास जाकर उससे कहती है, शादी को आज 2 साल होने वाले हैं, लेकिन आज तक तेरी गोद नहीं भरी। कब देगी तू हमारे घर को वारिस? कब हमारे घर में बच्चों की किलकारियां गूंजेगी? कहने को तो तू भगवान की बड़ी भक्त है और भगवान तेरे साथ ही इंसाफ नहीं कर रहे। माँ जी, इसमें मेरी क्या गलती है? जब मेरी किस्मत में होगा तो मेरी गोद भर जाएगी और मुझे भगवान पर पूरा भरोसा है। वो अपने भक्त को ज्यादा दुखी नहीं रहने देते। और माँ जी, आप मुझे इस तरह ताने क्यों देती रहती हैं? आपको क्या लगता है कि मैं माँ बनना नहीं चाहती? ऐसा नहीं है माँ जी। इतना कहकर मीना वहाँ से चली जाती है। मीना की सास उसे हमेशा ताने दिया करती और वो बेचारी सब कुछ सहती और कोई जवाब नहीं देती। ऐसे ही वक्त गुजरता है और एक दिन मीना के घर उसकी बहन विमला आती है। वो बेचारी बहुत लाचार होती है। मीना की बहन विमला अपने साथ अपने 2 बच्चों को लेकर आती है। मीना अपनी बहन को देखकर बहुत खुश होती है और अपनी बहन के पास जाकर वो उससे कहती है, अरे विमला, तो इतने दिनों बाद यहाँ आना अंदर। तुझे मिलकर बहुत अच्छा लग रहा है। ये तेरे बच्चे कितने सुंदर हैं। तुझे इतने दिनों बाद देखकर मैं बहुत खुश हूँ। यहाँ आते वक्त तो मैं ये सोच रही थी कि तू मुझे मिलेगी या नहीं। ऐसा क्यों कह रही है? वो सब छोड़, तो अंदर आ पहले। विमला घर में आती है। मीना अपनी बहन के लिए चाय नाश्ता लेकर आती है। उससे बैठकर बातें करती है कि तभी विमला की बहन मीना से कहती है, मीना, दरअसल मेरे तेरे घर आने की एक वजह है, जिस वजह से मैं यहाँ आई हूँ। हो सकता है तुझे ये बात अच्छी ना लगे, लेकिन मेरे पास और कोई दूसरा चारा नहीं है। ऐसा क्यों कह रही है विमला? और ऐसी कौन सी बात है जो मुझे नहीं पता? बोलना, मैं करूँगी तेरी मदद। आखिर मैं तेरी बहन हूँ और अगर मैं नहीं समझूंगी तो कौन समझेगा? तू बोल तो सही कि आखिर बात क्या है? दरअसल मीना, बात ये है कि मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं रहती, जिस वजह से मैं अपने बच्चों का ठीक से ख्याल नहीं रख पा रही हूँ। घर की ऐसी हालत है कि मैं इनको 2 वक्त का खाना भी नहीं दे सकती। इसलिए मैं चाहती हूँ कि तू मेरे इन 2 बच्चों का पालन पोषण करे। जब तक तेरे बच्चे नहीं हुए हैं तब तक तू इनको अपने पास रख ले। तेरे बच्चे होने के बाद मैं इनको लेकर यहाँ से चली जाऊंगी। इस तरह तुझे भी सुख मिल जाएगा और इन्हें भी मेरी कमी महसूस नहीं होगी। ठीक है विमला, मैं तेरे बच्चों को अपने पास रख लूंगी। तू चिंता मत कर, आखिर मैं भी तो इनकी माँ जैसी ही हूँ। मैं इन्हें बहुत अच्छे से रखूंगी। विमला अपने बच्चों को वहाँ छोड़कर चली जाती है, लेकिन विमला के जाने के बाद मीना अपना असली रूप दिखाती है और विमला के बच्चों को अपने घर का नौकर बना लेती है और उन दोनों बच्चों से बहुत काम करवाती है। सारा दिन काम करके जब दोनों बच्चे बैठकर एक टाइम का खाना खा रहे थे, तभी वहाँ मीना की सास सरला आ जाती है और बच्चों के आगे से उनके खाने की थाली को खींचते हुए मीना से कहती है, तेरे औरत के खुद के तो बच्चे हो नहीं रहे, दूसरों के बच्चों को यहाँ लाकर राशन खत्म कर रही है। तू तो वैसे ही बोझ है इस घर पर और इन बच्चों का बोझ अलग से बढ़ा दिया तूने। माँ जी, तो मैंने कौन सा इन्हें बुलाकर अपने घर का मालिक बना दिया? मालिक तो देखना मेरे बच्चे होंगे इस घर के। ये लोग तो बस इस घर में कामकाज के लिए रखे हैं मैंने। ऐसे ही वक्त गुजरता है और मीना उन बच्चों से नौकरों की तरह हर वक्त काम कराया करती और उसे उन पर जरा भी दया नहीं आती। एक रोज विमला की बेटी घर के बाहर बैठकर बर्तन धो रही थी। तभी वहाँ से कमला गुजर रही थी और ये सब देखकर कमला को उस बच्ची पर बहुत दया आती है और उससे रहा नहीं जाता। तो वो मीना के घर में घुसती है और मीना के पास जाकर उससे सवाल करते हुए कहती है, मीना, तेरे अंदर जरा भी शर्म नहीं है। तेरी बहन अपने बच्चे तुझ पर भरोसा करके छोड़ के गई है और तू उनके साथ ये सलूक कर रही है, नौकर बनाकर रखा हुआ है। भगवान ने तेरे साथ सही इंसाफ किया हुआ है।
तुझे कोई संतान नहीं दे रखी, पहले बच्चों की कदर करना सीख तू। इतना कहकर कमला वहाँ से चली जाती है, लेकिन मीना को उसकी बात से जरा भी फर्क नहीं पड़ता और वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आती। ऐसे ही समय बीतता है। वो पूजा कर रही थी और भगवान के पास खड़ी होकर उनसे कहती है, हे भगवान, मैं तेरी इतनी पूजा पाठ करती हूँ, इतनी सेवा करती हूँ, इतने प्रकार के भोग लगाती हूँ, लेकिन फिर भी आप मेरी मनोकामना पूरी नहीं कर रहे हो। आप कब करोगे मेरा इंसाफ? कब बनूंगी आखिर मैं माँ? ऐसे ही वक्त गुजरता है और एक दिन बच्चे घर का काम कर रहे थे कि तभी विमला की बेटी रानी देखती है कि नीचे के हॉल में बिजली पॉइंट पर करंट आ रहा है और वो ये बात अपनी मौसी मीना को बताने ही वाली थी कि तब तक में मीना वहाँ आकर उस बिजली पॉइंट को छूने जा रही थी और ये सब रानी देख लेती है। वो अपनी मौसी को बिजली के पॉइंट से धक्का दे देती है। मीना दूर जाकर गिरती है। रानी अपनी मौसी मीना के पास जाकर उससे कहती है, मीना माची, उस बिजली के पॉइंट में ना करंट है, अगर आप उसको छूटी ना तो आपकी जान भी जा सकती थी। मीना रानी को गले से लगा लेती है। अब मीना को अपनी गलतियों का एहसास हो जाता है कि कैसे वो इन मासूम बच्चों के जान की दुश्मन बन गई थी। उसी ने आज उसकी जान बचाई। ऐसे ही समय बीतता है। मीना अब दोनों बच्चों को बहुत प्यार करती, उनके साथ हंसती खेलती, अच्छा अच्छा खाना बनाकर खिलाती। मीना को अब उन बच्चों से लगाव हो जाता है। लेकिन जैसे ही मीना को अपनी गलतियों का एहसास होता है, विमला उसके घर आकर अपने बच्चों को लेकर चली जाती है। ये सब देखकर मीना भगवान के पास जाकर उनसे कहती है, हे भगवान, ये कैसा इंसाफ है तेरा? जब मैं उन बच्चों के साथ बुरा सलूक करती थी तब वो मेरे साथ थे, लेकिन जब मैं उन्हें समझी और मुझे मेरी गलतियों का एहसास हुआ तब आपने मुझसे वो 2 खुशी के पल भी छीन लिए। ना तो मेरी कोई संतान है। ये कैसा इंसाफ है भगवान आपका? मैं मानती हूँ मैंने बहुत गलतियाँ की हैं, मुझे माफ कर दो, लेकिन अब मैं उन बच्चों से दूर नहीं जाना चाहती। मेरे साथ इतना बुरा मत करो भगवान, मत करो। भगवान देखता है कि मीना को अपनी गलतियों का एहसास हो गया है। भगवान उसकी गलतियों को माफ कर देता है। ऐसे ही समय बीतता है और मीना पेट से होती है और एक सुंदर सी बेटी को जन्म देती है, मानो जिसे भगवान ने उसकी सुन ली हो। मीना बहुत खुश होती है। मीना की सास सरला उसके बच्चे को हाथ में लेकर कहती है, तरस गई थी मैं इस दिन के लिए, अब जाकर भगवान ने मेरी मनोकामना पूरी की। ना जाने कितना समय लगा दिया भगवान ने, लेकिन देर से ही सही, लेकिन ऊपर वाले ने मेरी सुनी तो जरूर और मुझे दादी बनने की खुशी दे ही दी। मैं कितना खुश हूँ मैं बता नहीं सकती। सही कहते हैं, भगवान के घर देर है अंधेर नहीं, वो हर किसी का इंसाफ करता है। जैसे मानो भगवान ने उनकी वर्षों पुरानी मुराद को पूरा कर दिया हो। लेकिन मीना भी अब माँ बन ही गई थी। लेकिन किसी ने सही ही कहा है, हाँ, भगवान सबका इंसाफ करता है और उचित तरीके से करता है। जैसे जब तक मीना ने उन बच्चों के साथ नाइंसाफी की, भगवान ने तब तक उसके साथ इंसाफ नहीं किया। लेकिन जिस दिन मीना को अपनी गलतियों का एहसास हुआ, भगवान ने उसके साथ सही इंसाफ किया। क्या सही कहा है, जैसी करनी वैसी भरनी। सभी कर्मों का इंसाफ इसी धरती पर रहकर ही हो जाता है। इसीलिए अच्छे कर्म करो,